थी, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। इस बार के बजट में सरकार का खास फोकस रेलवे सेक्टर पर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में आम और खास सब तरह के मुसाफिरों के लिए बड़े ऐलान संभव हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार में नई रेल लाइन बिछाने का ऐलान हो सकता है। पूरी खबर पर बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, रेलवे के लिए क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल, इस बार जो बजट होगा उसमें रेलवे पे जो फोकस रहेगा, खासतौर से इसमें आम लोगों के लिए भी और खास लोगों के लिए, दोनों तरह के लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े ऐलान आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें, जो लोग रेलवे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखना चाहते हैं, मॉडर्न देखना चाहते हैं, तो उनको बता दूँ कि बुलेट ट्रेन अभी एक रूट पर तो चल रहा है, लेकिन 2 से 3 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। इसको लेकर रेल मंत्रालय ने पहले से काम शुरू कर दिया है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह तैयार की जा रही है। तो एक बुलेट ट्रेन को लेकर रोड मैप सरकार का आता हुआ दिखेगा इस बजट में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर के, जो रेलवे स्टेशन है उनके मॉडर्नाइजेशन को लेकर के अब तक करीब 1000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन किया जा चुका है। लेकिन अब कोशिश इस बात की है कि जो मझोले स्टेशन है या फिर जहां पे भीड़ ज्यादा रहती है, जहां पे पैसेंजर ज्यादा आते हैं, उनको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, उस पर फोकस रहेगा। इस तरफ भी बजट में ऐलान होता हुआ दिखेगा। इन सब से हट करके वंदे भारत, स्लीपर वंदे भारत पर भी सरकार विचार कर रही है और ये सरकार की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हो सकता है कि बजट में इस तरफ कुछ ऐलान होता हुआ आपको दिखे। लेकिन आम लोगों के लिए, जहां पे कई बार शिकायतें ये होती हैं कि जनरल ट्रेनें कम हो गई हैं या फिर नॉन एसी ट्रेनें कम हो गई, तो वहां पे इस शिकायत को दूर करता हुआ बजट दिखेगा, जहां पे नॉन एसी स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसका एक टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। अगले 2 साल में करीब 10,000 नॉन एसी कोचेज को का बनाया जाएगा। वो सरकार यहाँ पे पहले फैसला ले चुके, तो इस तरफ बजट आवंटन आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ नई रेल लाइन, 5000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का सरकार का लक्ष्य है और ये अगले कुछ सालों तक सरकार इस लक्ष्य पर कायम रहेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें माल ढुलाई पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि माल ढुलाई रेलवे की कमाई का एक बड़ा जरिया होता है। तो माल ढुलाई को लेकर के भी सरकार मिशन मोड में यहाँ पे काम करती हुई दिखेगी। सुरक्षा, रेलवे एक्सीडेंट को लेकर कई बार रेल मंत्री खुद कटघरे में आए हैं, तो सुरक्षा को लेकर के विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जो कवच सुरक्षा सिस्टम है उसको मिशन मोड में कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर के सरकार का जोर रहेगा और कवच पर ज्यादा खर्च करते हुए सरकार इस बार के बजट में दिख सकती है। और लक्ष्मण जी, खबर ये भी है कि आत्मनिर्भर डिफेंस, इसके लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार पिछले 2-3 साल से जिस रास्ते पे चल पड़ी है उसी पर आगे चलती हुई दिख सकती है, और वो है आत्मनिर्भर भारत को लेकर। डिफेंस इक्विपमेंट में इंपोर्ट पर निर्भरता कैसे कम की जाए, उसको लेकर 5 अलग अलग लिस्ट सरकार जारी कर चुकी है, जिस पर इंपोर्ट कम किया जाएगा, घरेलू उत्पादन बढ़ावा दिया जाएगा। उस लिस्ट से आगे बढ़ते हुए बजट में ऐलान आपको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कारोबारी साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक के कीमत के घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट का घरेलू उत्पादन हो सकेगा। ये सरकार का टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए डिफेंस बजट में खर्च सरकार यहाँ पे बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कैपिटल एक्विजिशन बजट है उसमें सरकार अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है पिछले साल के मुकाबले। और इन सब के अलावा सीमाओं पर, खासतौर से पाकिस्तान और चीन से जो सटे हुए जो सीमा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने पर जोर होगा। फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, उस पर सरकार खर्च बढ़ा सकती है। तो बजट में जिन सब चीजों पर ध्यान आपको रखना चाहिए उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा डिफेंस को लेकर के। शुक्रिया लक्ष्मण जी। शेयर बाजार को भी बजट से रेलवे में बड़े सुधार की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने अपनी खास सीरीज बजट और मैं में इसी पर फोकस किया है। अनुज के मुताबिक सरकार को बड़े पैमाने पर रेलवे में रिफॉर्म करना होगा। मेरा ये मानना है कि
हिंदुस्तान जैसे देश में ना एक भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। रीज़न कुछ भी हो, आपको कह दें उसमें कवच नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो सीन जो होते हैं ना वो बहुत दिल को दर्द देने वाले होते हैं जब वो एक्सीडेंट होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक भी नहीं होनी चाहिए, फॉरगेट अबाउट एक या दो, एक भी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़, जनरल और स्लीपर कोचेस जो है ना, मुझे लग रहा है उनमें भी ना अब एक टाइम आ गया है। जैसे आप कभी जैसे यूरोप जाएं या यूएस वगैरह जाएं, उनकी अगर आप ट्रेन्स देखेंगे ना, वहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन होते हैं जनरल क्लास और नॉर्मल, लेकिन वहाँ जनरल क्लास भी बहुत शानदार होती है। तो वो ज़रूरत है कि जनरल और स्लीपर को भी एक बेसिक एमिनिटीज़ दी जाएँ। सबको हक है एक रेलवे ट्रैवल में वो करने का। और अब रेलवे काफ़ी पैसा बना रहा है, ऐसा नहीं है कि रेलवे पैसा नहीं बना रहा है, और भी काफ़ी एवेन्यूज़ हैं। अब देखिए प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत पैसा बना सकते हैं। कॉर्पोरेट्स को मैं कहता हूँ, जैसे मेट्रो ने क्या किया है, मेट्रो में क्या होता है, आप स्टेशन जो हैं, अब जैसे मोतीलाल ओसवाल ने एक स्टेशन ले लिया, हाँ। उसका ब्रांडिंग राइट ले लिए, और 4-5 करोड़ रुपए दे दिए आपको 1 साल के। ऐसे आप बड़े बड़े आइकॉनिक स्टेशंस हैं जो उनको दीजिए कॉर्पोरेट्स को, पैसा कमाइए उससे, और उस पैसे को सेफ्टी और एक जनरल पब्लिक के बेटरमेंट के लिए लगाइए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। इस बार बजट में डीप टेक सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक डीप टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नेशनल डीप फेक पॉलिसी का ऐलान भी कर सकती है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए डीप टेक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ऐसे स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड नेशनल डीप टेक पॉलिसी का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत ऐसे स्टार्टअप्स के ग्रोथ और इनोवेशन पर जोर दिया जाएगा। खासतौर से एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए लॉन्ग टर्म फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, और साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में निवेश हो सके, खर्च हो सके, इसके लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी भी लाई जा सकती है। दरअसल सरकार का पूरा जोर है कि जो एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, उनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो इनोवेशन से लेकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तक की जो सीढ़ी होती है, वहां पर उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। उसके लिए एक बेटर सेफ एनवायरनमेंट तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल जो एआई और डीप टेक टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल रिस्क हैं, उसको कम से कम करने के लिए सरकार एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहती है, जिसके तहत एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने पर भी विचार किया जाएगा। तो इस पूरे डीप टेक पॉलिसी जो आने वाली है, उसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि स्टार्टअप्स इन सेक्टर्स में जो खासतौर से काम करते हैं और खासतौर से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सोशल इशू से जुड़े हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको फंडिंग के तौर पर और साथ ही साथ इंसेंटिव के तौर पर सपोर्ट दिया जा सके, और पूरे सेक्टर को एक तरह से बूस्ट मिल सके। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब फास्ट जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। सीएनबीसी आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, लेकिन मेरे साथ सपने होंगे सच। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मंगलवार की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 427 पॉइंट गिरकर 79,925 पर, निफ्टी 109 अंक गिरकर 24,324 पर बंद हुआ है। स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स नीचे से सुधरकर बंद हुआ। ऑटो, मेटल, आईटी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। एफएमसीजी, फार्मा, पीएससी इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। और बजट से किसी निगेटिव सरप्राइज की आशंका नहीं है, ये कहना है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल का। बजट से पहले कमाई की स्ट्रैटेजी पर बात करते हुए महेश पाटिल ने कहा कि बजट में ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है।
इसलिए हमें नहीं लग रहा है कि बजट में ऐसे कुछ बड़ी तब्दीलियां होगी जिससे कि मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है। हालांकि मार्केट अभी बजट के पहले भी काफी ठीक कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स भी काफी ठीक कर रहे हैं और अभी तो नतीजे भी आएंगे कंपनीज के काफी ये क्वार्टर के बाद। 2 साल से हमने देखा है कि रूरल में काफी वीकनेस थी। अभी इसका कारण एक भी था कि इन्फ्लेशन भी काफी जोर से था, तो उसके कारण जो इम्पैक्ट आता है, रियल वेजेस जो है, रूरल वेजेस वो काफी कम थे। अभी इन्फ्लेशन भी काफी काबू में है। तो और अगर गवर्नमेंट से अगर कुछ थोड़ी सपोर्ट मिलती है तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर यहाँ से काफी ठीक कर सकता है। आज एमक्योर फार्मा और बसंत वायर की शानदार लिस्टिंग हुई। एमक्योर फार्मा के शेयर करीब 31% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। इसके शेयर BSE NSE पर 1325 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। एमक्योर फार्मा के IPO में शेयरों का प्राइस बैंड 1008 रुपये था। शार्क टैंक की जज नमिता थापर की कंपनी के IPO को अच्छा रिस्पांस मिला था। कंपनी ने IPO के जरिए 1950 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। वहीं बंसल वायर इंडस्ट्रीज की भी बाजार में बढ़िया लिस्टिंग हुई है। NSE पर 39% प्रीमियम के साथ 356 रुपये और BSE पर 37% प्रीमियम के साथ 352 रुपये पर लिस्टिंग हुई है। बंसल वायर का इश्यू प्राइस 256 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी का IPO करीब 60 गुना सब्सक्राइब हुआ था। मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में दूरसंचार विभाग साइबर फ्रॉड पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ 10 गांवों को 5G से लैस करने की भी तैयारी है। तो 100 दिन की टेलीकॉम डिपार्टमेंट की पूरी योजना बता रहे हैं असीम मनचंदा। नए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अपने 100 दिन का एजेंडा भी सेट कर दिया है। सबसे पहले दूरसंचार विभाग 10 5G से लैस गांव बनाने की दिशा में काम करेगा। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर तीनों 5G तकनीक से जुड़े जाएंगे, जो आम आदमी और किसान की रोजमर्रा की जिंदगी में 5G एप्लीकेशन काम आ सकते हैं। इन गांवों के अंदर उनको शोकेस किया जाएगा। एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाती है तो इसको बाद में पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा काम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रहेगा, खासतौर पे कि साइबर फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि उनके ऊपर रोक लगाई जाए। नए टेलीकॉम एक्ट के कई सारे प्रोविजन भी लागू हो चुके हैं और रूल्स बनाने की दिशा में काम भी चल रहा। तो जल्दी आपको जो भी सिम कार्ड लेना होगा बिना बायोमेट्रिक्स के नहीं मिलेगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, उसका भी गठन किया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सीनैप को लागू करना, यानी कि जो उपभोक्ता कॉल कर रहा है उसका नाम आपको दिखाई दे, तो सरकार उसको भी लागू करने की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो 100 दिनों के अंदर आपको वो भी लागू होता हुआ देख सकते हैं। तो ये 100 दिनों का एजेंडा अगले टेलीकॉम मंत्री ने सेट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। तलाक की स्थिति में मुस्लिम महिलाएं अपने पति के खिलाफ CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में गुजारे भत्ते को लेकर के याचिका दायर की थी। उसके पति ने इसका विरोध किया था। उसके पति का कहना था कि मुस्लिम लॉ के तहत तलाक मिल चुका है और ऐसे में गुजारा भत्ते का कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धारा 125 है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर रहेगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गुजारा भत्ता लेना है वो खासतौर पर महिलाओं का फंडामेंटल अधिकार है। महिलाएं अपने पति के ऊपर भावनात्मक और दूसरे तरीकों से उनके ऊपर निर्भर रहती है। तो ऐसे में पति का भी ये फर्ज बनता है कि उनको गुजारा भत्ता, उनको भरण पोषण उनको दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि CRPC की धारा 125 के तहत जो मुस्लिम महिला है या कोई महिला लिव इन में भी रह रही है तो उसको गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कितना बदला माहौल और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है समीकरण। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। IIT में पढ़ना अब करोड़ों रुपए के सैलरी पैकेज की गारंटी नहीं है। IIT प्लेसमेंट सीजन में कम होते ऑफर्स की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन अब 2 अलग अलग सर्वे ने इसे साबित भी कर दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताएं, IIT तो सैलरी पैकेज के लिए ही जाना जाता है, कि किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं?
जी, अब से कुछ साल पहले तक जब भी आईआईटी के प्लेसमेंट की बात होती थी तो करोड़ों के ऑफर्स की बात होती थी, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफर्स की बात होती थी और ये सारी खबरें हेडलाइन बनती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में आईआईटी प्लेसमेंट की जो स्थिति है उसमें काफ़ी चेंज हुआ है, उसमें मंदी आई है और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि किस तरीके से जो प्लेसमेंट है वो फीके होते जा रहे हैं। और यही बात साबित कर रही है दो अलग अलग रिपोर्ट्स, एक डेलॉयट इंडिया की है और एक टीमलीज की है। और दोनों रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो 2024 है उसके प्लेसमेंट में जो एवरेज सैलरी एवरेज पैकेज है उसमें एक सब्सटैंशियल कमी आएगी। लगभग 2023 की हम बात करें जो एवरेज पैकेज था वो 18 से 20 लाख का था, लेकिन इस बार 2024 का जो प्लेसमेंट सीजन है, कुछ आईआईटीज ने अपने प्लेसमेंट सीजन को एक्सटेंड भी किया है, वो अनुमानित है कि 15 से 16 लाख के बीच रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर नए आईआईटीज की बात करें तो वहां पे पिछले साल यानी कि 2023 में 15 से 16 लाख का एवरेज पैकेज था, जो कि 2024 में अनुमानित यह है कि 12 से 14 लाख का पैकेज रहेगा। जो एक मीडियन आंकड़ा निकाला गया है वह 16.3 लाख का एक पैकेज रहने की उम्मीद है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो नंबर ऑफ कंपनियां आ रही हैं, खासतौर पर मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, उनकी संख्या में भी कमी हुई है। जो टॉप ऑफर्स हैं उनकी संख्या में भी कमी दिख रही है। शुक्रिया रोहन। और पेरिस में सैमसंग अनपैक 2024 में कंपनी ने अपने फोल्डिंग और फ्लिप स्मार्टफोन के साथ गैलेक्सी वॉच, गैलेक्सी बड्स और स्मार्ट रिंग को लॉन्च किया। सैमसंग के इन प्रोडक्ट्स की क्या है खासियत, बता रही हैं शिवानी गरत। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान यहां पेरिस में 7 नए गैजेट्स इंट्रोड्यूस किए। एक एक करके हर एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी रिंग, जो हमने साल के शुरुआत में सैन होजे में देखी थी, टीज की थी कंपनी ने, वो इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुई। 24/7 आपको ट्रैक करेगी, चाहे वो आपकी स्लीप हो, पीरियड साइकिल हो या फिर जेस्चर कंट्रोल। सैमसंग डिवाइसेस की मदद से आप इस रिंग की मदद से इनफैक्ट जेस्चर्स, मतलब अलग अलग चीजें जैसे अलार्म को बंद करना, कैमरा ऐप को लॉन्च करना, ये सभी कुछ इस रिंग की मदद से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मच अवेटेड सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 और Z Flip 6 भी इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए। ज्यादा चेंजेस नहीं है इन डिवाइसेस में, पर कुछ कुछ साइजेबल इंक्रीमेंट्स है। फॉर एग्जांपल सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 जो है वो लाइटर है एट 239 ग्राम्स। इस डिवाइस को पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। इसी के साथ साथ कई सारे AI फीचर जो हमने S24 सीरीज में देखे थे वो भी इनफैक्ट इस डिवाइस में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी Z Flip 6 की बात करें तो अगेन इंटरप्रेटर, लाइव चैट असिस्ट या फिर स्केच टू इमेज जैसे फीचर्स इस डिवाइस पर भी आते हैं। साथ ही 4000 mAh की बैटरी, एक बड़ी बैटरी आपको इस डिवाइस पर मिलती है। एक इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस पर पहली बार दिया है। पहली बार वेपर चेंबर भी इस डिवाइस पर कंपनी ने दिया है। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 अगेन इस डिवाइस को भी पावर करता है। इसी के साथ साथ कंपनी ने इस इवेंट के दौरान अपने नए वॉचेस भी अनाउंस किए। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 7 अल्ट्रा 100 आवर्स की बैटरी, कई सारे अलग अलग तरह के वर्कआउट्स आप ट्रैक कर सकते हैं, स्लीप वगैरह ट्रैक कर सकते हैं और ये पूरी इकोसिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करती है। वॉच 7 भी इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुआ एंड इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 प्रो भी इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी की तैयारियां अंटीलिया में शुरू हो चुकी हैं। देश विदेश में प्रमुख लोगों को शादी का निमंत्रण भेजा जा रहा है। अनंत अंबानी की शादी का कार्ड बेहद ही आकर्षक तैयार किया गया है। अनंत अंबानी की शादी का कार्ड मथुरा के बांके बिहारी के पास भी पहुंचा है। 7 किलो वजन के इस कार्ड में भगवान की छवि है, सोने चांदी से बनी भगवान की प्रतिमा भी है। मुकेश अंबानी के प्रतिनिधियों ने मंदिर के पुजारी से भेंट कर ठाकुर जी को निमंत्रण पत्र दिया। इससे पहले भगवान शिव को कार्ड अर्पित करने के लिए खुद नीता अंबानी काशी विश्वनाथ धाम में गई थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकवादी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 वीर जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई। सभी शहीदों को उनके पैतृक आवास पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान वहां पूरा माहौल गमगीन हो गया। लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। उत्तराखंड
वासियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकियों की कायराना हरकत की निंदा की और केंद्र सरकार से आतंकवादियों की सफाई की मांग की। फिलहाल आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 8 जुलाई को आतंकी हमले में देश ने अपने 5 वीर जवानों को खो दिया था, जबकि 5 जवान इस हमले में घायल हो गए। उन्नाव में बिहार से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से बस ने दूध के टैंकर में टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का कहर जारी है। कई शहर पानी पानी हो गए हैं। यूपी से गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, असम तक हालात खराब है। बिहार में कोसी नदी, गुजरात में कच्छ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तस्वीरें देख सकते हैं। कैसे मॉनसून ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी सैलाब और लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। जोशीमठ में भी लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। असम में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। यहां बाढ़ से मरने वालों की संख्या 79 हो गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत में बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में भारी बारिश से सोन नदी उफान पर है। इससे कई गांवों का नज़दीकी शहरों से संपर्क टूट गया है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क पर सैलाब आने की वजह से कई लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। बिहार में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से जलभराव की स्थिति बन गई है। बरसात आते ही आम का सीजन खत्म होने लगता है, लेकिन लखनऊ में आम को लेकर एक खास अभियान अब शुरू हुआ है। लखनऊ में राज्य सरकार आम का एक अनोखा बाग तैयार कर रही है, जिसमें अलग अलग किस्मों और उनके आयुर्वेदिक गुणों की जानकारियों को रोचक ढंग से परोसा जाएगा। देखिए कमलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ रायबरेली रोड पर करीब 5 हेक्टेयर के इस प्लॉट पर आम का एक अनोखा बाग लगने वाला है। यहाँ नगर निगम फलों के राजा आम को समर्पित एक खास बागीचा तैयार कर रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे इस बाग में आम की 108 प्रजातियों को रोपा जाएगा। इसमें खास चीजें ये रहेगी कि जो हमारी 108 वैरायटीज रहेगी, उससे भी ज्यादा वैरायटीज हम लाएंगे। एक नर्सरी से कनेक्ट किया जाएगा जिससे लोग पेड़ ले सकते हैं और हर तरह की वैरायटी को यहाँ लाया जाएगा। एक म्यूजियम बनाया जाएगा, लोगों के लिए वॉक थ्रूज होंगे, लोग वॉक कर सकते हैं और वहाँ पे फलों को चख सकते हैं। तकरीबन 1.5 साल में बनकर तैयार होने वाले इस बाग में मैंगो म्यूजियम तैयार किया जाएगा, जिसमें भारत में पैदा होने वाले 775 प्रजातियों के आमों की विस्तृत जानकारी डिजिटली दी जाएगी। इस मैंगो पार्क में रोज 2000 विजिटर्स के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आम की स्थिति क्या है कि आम की बहुत अच्छी अच्छी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग एरिया में कन्फाइन हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग ओवरकम करने के लिए एक आम के पार्क का विकास करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है आम के उत्पाद को भी हम लोग यहाँ बढ़ावा देंगे। जो हम लोग यहाँ 6 हाट मैंगो हाट भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रहमान खेरा में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संस्था है, एवं हमारा जो उद्यान विभाग है, इससे भी हम लोग इसके उत्पाद की जानकारी लेकर के यहाँ मैंगो हाट में रखेंगे, जिससे कि लोग इसको खरीद भी सकते हैं और इसका स्वाद भी ले सकते हैं। इस पार्क को साकार करने के लिए नगर निगम यूपी सरकार के साथ ICAR के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की भी मदद लेगा। पार्क के भीतर सभी रास्तों के नाम भी आम पर ही आधारित होंगे। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। और अब चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर से।
वियना में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया से रिश्ते और मजबूत करने पर दिया जोर। आतंकवाद को बताया मानवता के लिए खतरा, बोले युद्ध से नहीं होता किसी समस्या का समाधान। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार। बाजार में आज मुनाफा वसूली का दिन, सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद, मिड और स्मॉल कैप शेयरों की भी पिटाई। बजट में ट्रेन पैसेंजर्स के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, जनरल और नॉन एसी स्लीपर कोच की बढ़ाई जा सकती है संख्या, नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की भी घोषणा संभव, डिफेंस के लिए भी बढ़ सकता है बजट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कठुआ आतंकवादी हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पहुंचे उत्तराखंड, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 18 की मौत, लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दूध के टैंकर से टकराई डबल डेकर बस। पेरिस में सैमसंग अनपैक्ड 2024, कंपनी ने लॉन्च किए नए फोल्डिंग और फ्लिप स्मार्टफोन, गैलेक्सी वॉच और गैलेक्सी बर्ड्स के साथ स्मार्ट रिंग भी पेश।